इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सीखने से पहले, ट्रांसलेशन क्या होता है? किसी एक भाषा का दूसरे भाषा में रूपांतरण या उसके बाद दूसरी भाषा में कहना, वही है ट्रांसलेशन। तो हम लोग हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन सीखेंगे। हिंदी तो हम लोग को आता ही है, इंग्लिश सीखेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार जानना चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। स्वीकारात्मक मतलब सकारात्मक और नकारात्मक, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव एंड निगेटिव। जब आपको पता रहेगा ये कैसे होते हैं, तो उसी प्रकार से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं ट्रांसलेशन में। तो ये पता रहना ज़रूरी होना चाहिए। ऐसे स्वीकारात्मक मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे आता है। निगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं, या अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे, वो हो जाएगा निगेटिव। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इसमें ये किस प्रकार से शुरू होता है ये भी पता होना चाहिए। ये हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई सेंटेंस ऐसे है, क्या हुआ या क्या यह काम कर रहा है, या क्या हुआ खा रहा, पी रहा, सो रहा है, या उसमें क्वेश्चन वर्ड भी हो, तो हेल्पिंग वर्ब, या अगर मेन क्वेश्चन वर्ड हो तो उसके साथ फिर होता है क्या? ओह बहुत गर्मी है। हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद दूसरे प्रकार का होता है मेन क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ प्लस सब्जेक्ट प्लस आगे ऑब्जेक्ट। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव। इसमें कोई सेंटेंस आज्ञा दिया जाता है, आदेश या विनती की जाती है, ये सब आते हैं इसमें। जैसे यू गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, ये सब। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। ऑप्टेटिव है, और तो ग्रामर के लिए ट्रांसलेशन के लिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानना चाहिए। उसके बाद है वर्ब की भी जानकारी होनी चाहिए आपको। मिटा दे रहा हूँ इसको। इन सब पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए। ओ ज़्यादा पानी लग गया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए। इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो तो अलग अलग सेपरेट वीडियो सब पे बनाया, नाउन प्रोनाउन सब पे अलग अलग वीडियो बनाया डिटेल में।
उसके बाद है आपको वर्ब और इनके फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता नहीं है, जैसे फर्स्ट फॉर्म जिसे प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद और भी होते हैं। आईएनजी फॉर्म होता है, एस या ईएस फॉर्म, मतलब किसी में आईएनजी लगाते हैं और यस या ईएस लगाकर। तो इतने सारे, जैसे कि रन है, एक वर्ब है रन, RUN, रन माने दौड़ना, तो इसका सेकंड फॉर्म होगा रैन, थर्ड फॉर्म होगा यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रन, रैन, रन। आईएनजी फॉर्म होगा रनिंग, RUNING। बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ इसलिए सही लिखा नहीं रहा। और ES या ES फॉर्म होगा रन्स, RUNS। आपको पता होगा नाउन में, किसी भी नाउन में जो नाउन का मूल फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है। इसमें यस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कोई नाउन है बॉय, इसमें यस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, बॉयज हो जाएगा। नाउन पर भी वीडियो बन चुका है पहले से। आज इतनी गर्मी है कि हालत ख़राब हो गई। इसी तरह और भी है। वर्ब के बारे में, कोई भी वर्ब जो है अपने मूल फॉर्म में प्लूरल होता है। इसमें यस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलर, अरे क्या लिख रहा हूँ, जैसे जंप, जंप माने कूदना, ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल वर्ब है। वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। ये एक से अधिक लोगों के लिए जंप प्रयोग होगा, लेकिन एक के लिए प्रयोग करने के लिए जंप्स का प्रयोग करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। JUMPS, यस या ईएस लगाकर, उसका नियम होता है यस लगाना है या ईएस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए किसी नाउन में यस या ईएस लगाने से वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है, उसमें यस या ईएस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं। मतलब पहले से ही बहुवचन होता है, उसमें यस या ईएस जोड़ के एक वचन बनाते हैं। और नाउन क्या होता है, पहले एक वचन होता है, बॉय माने एक लड़का, उसमें यस या ईएस लगाकर बहुवचन बनाते हैं प्लूरल, बॉयज़ माने बहुत सारे लड़के। लेकिन यहाँ जंप किसी एक के कूदने के लिए, लेकिन यहाँ जंप्स मतलब जंप किस एक से अधिक के लिए कूदने के लिए। यहाँ जंप्स यस लगा देने पर केवल एक ही, किसी एक के लिए कूदने के लिए ये वर्ब प्रयोग होगा जंप्स। तो मिटाने वाला कहाँ गया। तो क्या सीखे, ट्रांसलेशन के लिए आपको
पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, वर्ब और उनके फॉर्म के बारे में जानना चाहिए। और ये बहुत गर्मी हो रही है। चौथा है, आपके पास बहुत सारा शब्द भंडार होना चाहिए। मतलब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश का ढेर सारा मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे बकरी घास चर रही है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, द गोट इज च्यूइंग ग्रास। च्यू मतलब चरना, चबाना, खाना। तो आपको बकरी का इंग्लिश पता होना चाहिए, घास का इंग्लिश, चरना का, तभी तो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो अधिक से अधिक मीनिंग याद करें। और सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करना आना चाहिए कि कौन वाक्य में कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये भी बता चुका हूँ पहले, पिछली वीडियो देखिए, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और जैसे समझ लिए हिंदी में क्या होता है, जैसे वह घर जा रहा है, तो इसमें क्या है, वह जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक। घर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जा रहा है ये क्रिया है, वर्ब। क्या कर रहा हूँ। तो हिंदी में क्या होता है, पहले इसको हिंदी में भी जान लो। सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म, और वर्ब को कहते हैं क्रिया। तो हिंदी में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में होता है वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, एक महीने बाद लिख रहा हूँ, सही लिखा नहीं रहा। ही इज़ गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, होम। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज गोइंग, इज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है। उसके बाद क्या होता है, वर्ब। लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। चलो पूरा लिख देता हूँ। तो ये भी जानना जरूरी है, हिंदी में होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। और इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, अक्षरशः अनुवाद नहीं करना चाहिए। मतलब ज्यों का त्यों एकदम से नहीं करना चाहिए, उससे गलत हो जाता है। जैसे कि चलो एक ट्रांसलेशन अभी कर ही लेते हैं समझने के लिए कि क्यों ज़रूरी है मतलब ये सब रूल क्या क्या जानना ज़रूरी है ट्रांसलेशन करने के लिए। जैसे डॉक्टर मरीज की नब्ज देख रहा है, यही कहते हैं ना। अरे पहले डॉक्टर होते थे पुराने, अब तो वो कुछ और लगाते हैं। नब्ज देख रहा है, यहाँ होता है नहीं, ऐसे पकड़ते हैं डॉक्टर लोग, नब्ज देख रहा है, तो कहते हैं हिंदी में तो यही कहते हैं, नब्ज देख रहा है। तो इसका ऐसे ज्यों का त्यों जैसे लिखा उसी का एकदम एग्जैक्ट आप लोग ट्रांसलेट करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट चलो करते हैं, द डॉक्टर इज सीइंग
द पल्स ऑफ द पेशेंट। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसे देख रहा है नब्ज, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर क्या है, नब्ज देख रहा है, ऐसा तो हिंदी में कहा जा रहा है, लेकिन वो फील कर रहा है, महसूस कर रहा है नब्ज को। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। ये सही है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई किसी को कहता है, नहीं गुस्से में हो जाते हैं, उसको बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो कहते हैं तुम गधे के बाप हो। ऐसा कहते हैं। तो इसका ज्यों का त्यों इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। यू आर द फादर ऑफ यू आर फादर ऑफ अ डंकी। तुम गधे के बाप हो, ऐसा नहीं, कहने वाले का मतलब है कि तुम बेवकूफ़ हो, मतलब ये कह रहा है तुम गधे के बाप हो। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम एकदम से हाँ गधा तुम्हारा बच्चा है, उसके कहने का मतलब है कि तुम बेवकूफ़ हो, गधे हो एक नंबर के, क्या कहते हैं, बेवकूफ़ ही कहते हैं ना। तो इसका ट्रांसलेशन ये गलत हो जाएगा, ये नहीं सही रहेगा, ये रहेगा यू आर ए फूल। ये सही रहेगा। तो अक्षरशः अनुवाद से बचना चाहिए। कितनी गर्मी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो ऐसे ज्यों का त्यों नहीं कर देंगे कि माई हेड इज ईटिंग चक सर्कल। ये गलत हो जाएगा, ऐसा रहेगा आई एम फीलिंग गिड्डी। तो कल से टेंस शुरू होगा, तो ट्रांसलेशन के लिए आपको क्या जानना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब और उनके फॉर्म के बारे में, ये बेवकूफ़ी करने से बचना चाहिए। तो कल से शुरू हो जाएगा क्या, टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल वीडियो आएगा उस पर, डिटेल वीडियो एकदम। टेंस पढ़ लिए तो समझ लो कि आधा से ज़्यादा, समझ लो 75%, 75% ग्रामर आपको, इंग्लिश आपको आ गया। टेंस टेंस जो है इंग्लिश का ढांचा है, या समझ लो आत्मा है, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। टेंस सीख लिए तो इंग्लिश आना
चालू हो गया आपको। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब टेंस पर ही बेस्ड होते हैं। टेंस पहले आना ज़रूरी है, टेंस आ गया तो सब आ जाएगा। ओह हाँ, आज थोड़ा हिचकिचाहट भी हो रही है और गड़बड़ भी लिखा रहा है, राइटिंग ख़राब हो गया। 1 महीने से वीडियो बनाना बंद कर दिया था, थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था घर पे, तो इसके लिए सॉरी। हाँ, आगे पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, मैथ का डर भगाना चाहते हैं, तो इस चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब बटन किधर होता है, इधर होता है किधर, कहीं भी हो, लाल बटन होगा, उसको दबाकर भूरा कर दीजिए और बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए ऑल पर, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं कल। ओह सॉरी, डॉक्टर मरीज की नब्ज दिख रहा है, यहाँ की लिखा ही नहीं। ये गर्मी के मारे इतना हालत ख़राब है कि गड़बड़ हो जाता है, कुछ कुछ छूट जाता है। वैसे यहाँ तो सही किए हैं, बोले भी हैं डॉक्टर मरीज की नब्ज देख रहा है, लेकिन वो लिखे नहीं। गर्मी के मारे हालत ख़राब है। ओह।